आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी तथा हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे। हेनरीज लॉ जो है परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है, इसलिए आइए पहले हम सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलेयता। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। सपोज मेरे पास एक गिलास पानी है, एक चम्मच चीनी मैंने इस पानी में डाल दी है, तो इसका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद मैंने इसमें और अधिक चीनी में मिलाती जाऊंगी, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि चीनी का पानी में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उस विलयन को जिसमें कि और अधिक विलेय को हम विलायक में नहीं घोल पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, इस संतृप्त विलयन को गर्म करती हूँ, जैसा कि हम चाशनी बनाने में करते हैं, तो मैं देखती हूँ कि विलेयता क्या हो जाती है? विलेय की बढ़ जाती है। तो इसी से हम इसकी परिभाषा बना लेंगे। यहाँ पे मैंने जो ताप लिया है वो क्या लिया है? निश्चित लिया है। निश्चित ताप पर विलेयता की परिभाषा होगी निश्चित ताप पर विलायक की मात्रा भी मेरी निश्चित है, एक गिलास है, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलेय की अधिकतम मात्रा, जिससे कि अधिक विलेय इसमें अब नहीं बोल सकता, इसलिए विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। किसी भी पदार्थ की जो विलेयता है वो तीन कारकों से प्रभावित होती है। नंबर 1 ताप, नंबर 2 दाब और नंबर 3 प्रकृति, विलेय की भी और विलायक की। ठीक है, इसके बाद हम ठोसों में या ठोसों की विलेयता को समझते हैं। किस प्रकार से ठोस जो है वो घुलते हैं। ठोसों की विलेयता, ठोसों की विलेयता को समझने से पहले हमें दो प्रकार की ऊर्जाओं को समझना आवश्यक है। नंबर 1 है जालक ऊर्जा, इनकी परिभाषा परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कई बार। लैटिस एनर्जी और दूसरा है जल योजन ऊर्जा या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ठोसों के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि ठोस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो ये आयन इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने में कुछ एनर्जी की हमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सेपरेट हो गए हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये आयंस तो सेपरेट हो गए हैं, उसके बाद ये क्या होंगे? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो जब ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं तो उस केस में कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है? रिलीज्ड होती है।
को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है लेटेस्ट एनर्जी से, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस होती है लेटेस्ट एनर्जी से, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, इसके बाद हम गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे, और इसी पर जो है हेनरी का नियम भी आधारित है। आइए अब गैसों की द्रवों में विलेयता को समझते हैं। गैसों की द्रवों में विलेयता पर ही हमारा हेनरी का नियम भी आधारित है। विलियम हेनरी ने विभिन्न गैसों की द्रवों में विलेयता का अध्ययन किया था, और उसके बाद उन्होंने विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध स्थापित किया था। इसी को हेनरी का नियम कहते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड फेज है, और यहाँ गैसियस फेज। ठीक है, तो हमने गैसों के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि गैसों के मॉलिक्यूल इस तरह से दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसों की जो लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और उसी पे इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, आइए एक और कंटेनर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा कंडीशन चेंज कर देंगे। ये हमारा लिक्विड फेज है, और ये हमारा क्या है, गैसियस फेज है। तो इस गैसियस फेज को हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे यहां से, हमने इसे प्रेशर दिया है, तो गैस के मॉलिक्यूल ऊपर तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर से उनको दाब दिया जा रहा है, तो वो अधिक से अधिक क्या होंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। तो अर्थात दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि दाब बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी पे आधारित हेनरी का जो नियम है, हेनरी ने कहा था कि P जो हम उसे प्रेशर दे रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है जितने की मॉलिक्यूल्स या जितने मात्रा सॉल्यूट की क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे डिसॉल्व होंगे। ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू M। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू KHM, वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमने इन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट की हमारी मात्रा है, उसको हमने मोल अंश में लिया है, तो हमारा P क्या होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन X। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ आ जाएगा KHX। ठीक है, ये इक्वेशन इन्होंने दी थी हमें। तो हम देखेंगे कि मोड द वैल्यू ऑफ KH so the solute is less soluble। ठीक है, और if the value less the value of KH so the value of X increases। ठीक है, so the solute is more soluble। तो ये हमारा हेनरीज लॉ था। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, यानी कि हेनरी लॉ के व्यवहारिक उपयोग।
व्यवहारिक जीवन में हम किस प्रकार से इस नियम का प्रयोग करते हैं। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इन्हें समझेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, नंबर 1 है, हमने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो हमारी बॉटल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनका ढक्कन आपने देखा है कि सामान्य जो हमारी बोतल है उनके अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा टाइट होता है, एकदम एयर टाइट होते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक दाब देके सॉल्यूट विलायक में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने उसे इतना दाब दिया है कि वो क्या होती है, उस सॉल्वेंट में, उस लिक्विड में घुल जाती है। ठीक है, तो जब तक तो वो दाब में रहती है तब तक तो वो घुली रहती है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि तेज आवाज के साथ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोल्ड ड्रिंक्स और जो है कार्बोनेटेड वाटर्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो हमारे समुद्री गोताखोर हैं, जब वो समुद्र में जाते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो होता है वो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कारण बताओ कि जो समुद्री गोताखोर हैं वो ऑक्सीजन के लिए जो टैंक अपने साथ ले जाते हैं उनमें हीलियम क्यों मिलाई जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र के नीचे की तरफ जैसे जैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो जो गैसों की विलेयता है वो भी क्या होती है, शरीर में बढ़ने लगती है। तो जब तक तो हम यहाँ नीचे रहते हैं तब तक तो सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम सतह की ओर आने लगते हैं तो क्या होता है, दाब कम होने लगता है। दाब कम होने लगता है तो हमारे शरीर में जो है गैसों की विलेयता कम होने लगती है, गैसेस बाहर निकलने लगती है। जैसे इसमें आपने देखा था कि गैस क्या हो रही है, दाब कम होने पे बाहर निकल रही है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होने लगती है, गैस बाहर निकलने लगती है। अब हमें पता है कि वायु में क्या है, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो इस कारण हमारी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन के बैंड्स बनने लग जाते हैं, हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं, अवरुद्ध होने लग जाती है। इसीलिए जो हम टैंक्स में वायु भरी जाती है उनके कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, उसे डाइल्यूट करते हैं, कैसे, हीलियम मिला के। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा, जो हमारे माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही जो हैं, जब हम देखते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहां पे दाब क्या होता है, कम होता है। दाब कम होने के कारण हम देखते हैं, हम भी जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं, चढ़ाई में चढ़ते हैं, तो हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा ब्लड क्या करता है, उतनी ऑक्सीजन को नहीं खींच पाता है, ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाती है। तो इस स्थिति में जो हमारा ब्रेन है उस तक भी ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और ब्रेन में अगर ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो हमारा ब्रेन जो है वो कम काम करने लगता है। इस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए उन्हें भी क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा हेनरी का नियम और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। थैंक यू।